बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, तगड़े घर का तगड़ा जवाब तैयार हो चुका है। फैज़ाबाद धरना केस आज समाअत के लिए लग चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस केस की समाअत करनी है। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जो कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से हम ख्याल समझ लें कि हम ख्याल बेंच कहा जा रहा है जिसे। तो नजर सानी की जो दरखास्तें हैं वो वापस लिए जाने का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन इस सब के अंदर जो मसला है वो वही कि अगर अमल दरामद रिपोर्ट जो है काजी फैज़ ईसा की जानिब से मांग ली गई तो फिर ताकतवर हल्के क्या जवाब देंगे, क्योंकि उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था जिस पर काजी फैज़ ईसा साहब उसके सरबराह थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, उसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस फारशात दी कि ये जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये सबके जिम्मेदार हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ था। और फिर बाद जो है जो रिपोर्ट भी दबा दी गई। लेकिन अब चूंकि काजी फैज़ ईसा साहब खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उन्होंने वही केस जो है उस पर नजर सानी की जो दरखास्तें थी वो पेंडिंग थी और अब वो केस समाअत के लिए लग चुका है। और इस सब के अंदर अब फैज़ाबाद धरना केस जो है वो नवाज शरीफ के गले पड़ सकता है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और तगड़े घर का जो तगड़ा जवाब है वो भी किस तरह जनरल फैज हमीद को बचा सकता है। बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं इस हवाले से, जबकि पाकिस्तान की जुडिशरी पर पूरी कौम की नजरें हैं इस वक्त, क्योंकि आज ये केस ज़ेर समाअत है। और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि ये दावा क्या है, किसने किया है और इसका क्या मतलब हो सकता है। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है जो कि खुद को काजी फैज़ ईसा साहब के करीब भी डिक्लेयर करता है और उनकी तारीफें भी करता है। ठीक है, तारीफें करना अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया जाता है मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ तो वो मेरे ख्याल में गलत है। फिर चाहे वो चीफ जस्टिस बंदयाल हो या जस्टिस काजी फैज़ साहब हो, तो तनकीद फैसलों पर करें, जातियात पर नहीं करना चाहिए। अब एक जानब तो जुडिशरी जो है इन एक्शन नजर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट में आज आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए थे आज उसकी समाअत होनी है। और वहाँ पे जब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी वहाँ एक जज को जो है मुल्तान भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद आने वाले दूसरे जज ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया था। जुडिशरी में इस वक्त जो है वो तजब्जुब भी पाया जाता है क्योंकि उनके फैसलों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। शहरियार अफरीदी तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन जो है उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजनल बेंच से रिलीफ लेने में जो है रिलीफ लेने की कोशिश की थी, जो कि वो नाकाम हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है इन पर तौहीन अदालत लगाई थी और इसमें रिलीफ लेने के लिए जो डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी। डिवीजनल बेंच ने भी इस सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और अब इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज आज से जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस इजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच, 2 रुकनी बेंच होता है ये, डीसी इस्लामाबाद की अपील पर इन्होंने जो है समाअत की और इस अपील को नाकाबिल समाअत करार देते हुए इस अपील को खारिज कर दिया। ये इंट्रा कोर्ट जो डिवीजनल अपील थी ये उड़ा के रख दी गई है और फर्द जुर्म जो है वो ऑलरेडी इन पर ऐद हो चुकी है। अब इस पर बाकायदा कार्रवाई होगी आज से और गाहे बगाहे कोई ना कोई जज ऐसे रिमार्क्स भी दे देता है जो कि आप कह लेंगे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट हो, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई ऐसा फैसला दे ही देते हैं। तो ऐसा फैसला आता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो जुडिशरी है वो यूनाइटेड नहीं है, ये भी तकसीम है, मुनकसिम है। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी 2 ग्रुप हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब, जस्टिस फारूक साहब उनके साथ हैं और कुछ जो है आमिर फारूक साहब के साथ और कुछ दूसरी तरफ हैं। अब यह है कि फैज़ाबाद धरना की बात करें तो उसको जो है दोबारा टेकअप करना फैज़ ईसा की जानिब से एक क्लियर मैसेज है ताकतवरों को, क्योंकि उनके खिलाफ जो रेफरेंस उस वक्त भेजा गया था उसका नुक्ता आगाज भी यही फैज़ाबाद धरना केस था। इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो उस वक्त करता धरता थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे, फैसले के अंदर काजी फैज़ साहब ने लिखा कि इनके खिलाफ तहकीकात करें और कार्रवाई करें। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे उस वक्त वो मेजर जनरल थे, उनको बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और फिर DGISI बना दिए गए और उसके बाद जो है फैसला देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस आ गया। उनकी एहलिया को अदालतों में जिस तरह चक्कर लगवाए गए, एक किस्म का आप यूं समझ लें कि जलील किया गया।
तो वो भी आपको पता है। तो अब इस केस को जो है टेक अप करके बहुत बड़ा मैसेज दिया गया काजी फैज साहब की तरफ से। और फैज साहब अगर जो है ये मिट्टी पाओ या डंग तपाओ पॉलिसी पर चलते तो वो इस केस को कभी भी टेक अप ना करते। तो 3-4 जो है ये नजर सानी की दरखास्तें जो पड़ी थी 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस वक्त जो है वो लगा दी गई हैं। लेकिन लग यूं रहा है कि ये इसमें से जो काजी फैज साहब हैं कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं और इस केस को किनारे लगाना चाहते हैं। लेकिन इस सब के अंदर यह है कि जो इस केस को सुनने वाला बेंच है, जो कि अब हम ख्याल समझा जा रहा है, उमर अता बंदियाल के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो हमेशा हम ख्याल बेंच बनाते हैं। अब फिर वही बात कि जस्टिस काजी फैज साहब के बारे में भी वही कहा जा रहा है। और ये बेंच जो 3 रुकनी बेंच आज इस केस की फैजाबाद धरना केस की समाप्त करेगा, उसमें जस्टिस अतर मनिल्ला साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फैज साहब। जस्टिस काजी फैज साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आप इन जजेस के बैकग्राउंड पर, दीगर जो 2 जजेस हैं उनके बैकग्राउंड पर नजर डालें तो ये जो है इनके जो फैसले हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। इनका तरीकाकार भी, जो फैसलों का तरीकाकार है वो बड़ा वाज़ेह है और ये टक्कर लेने वाले जज हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब जो हैं ये सीजे मतलब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं और तब इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़े सरप्राइज जो है दिए थे, सरप्राइज फैसले दिए थे, जिनमें नेवल क्लब के खिलाफ फैसला था, मोनाल केस था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गई, पीका एक्ट की सेक्शन 20 हो गई, उसको इन्होंने कालादम करार दिया था, बलोच स्टूडेंट फेडरेशन के हवाले से फैसले हो गए, ईमान मजारी जो कि शीरी मजारी की बेटी हैं, इन्होंने जनरल बाजवा को बेगैरत कहा था और इस पर जो है जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने इस केस में खुद मुद्दई बने थे। तारीख में पहला केस था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट खुद मुद्दई बनी थी और इस पर जस्टिस अतर मनिल्ला ने जो है स्टैंड लिया था और तारीख में जो है इन्होंने पहली बार जो जिस मुकदमे में वो एस्टेब्लिशमेंट जो है मुद्दई थी, लेकिन अतर मनिल्ला साहब ने जो है 1000 के मुचलके के इवज जो है ईमान मजारी को जमानत दे दी थी, जो कि समझ लें कि सिंबॉलिक एक था। 1000 की क्या औकात होती है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है ये भी खामोश तिबा हैं और काजी फैज साहब के हम ख्याल समझे जाते हैं। काजी फैज के खिलाफ जो रेफरेंस आया था तो उसको ख़त्म करने में जो है इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। अब यही 3 रुकनी बेंच जो है आज जो है समाप्त करेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये फैसला जो है जो कानूनी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला रिवर्स तो नहीं हो सकता, इस पर अमल दरामद जो रिपोर्ट है वो मांगी जा सकती है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि वफाक के अंडर होती है, वज़ीर आज़म के मातहत होती है, एक फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नजर सानी की जो अपनी दरख्वास्त थी वो इस फैसले के खिलाफ जो अपील थी वो वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है। इसके साथ ही पैमरा ने भी जो है दरख्वास्त, नजर सानी की दरख्वास्त जो थी वो वापस लेने की जो है दरख्वास्त कर दी है और PTI ने भी इसके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है अपील की और MQM ने भी। खैर वो तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब फैसला रिवर्स भी नहीं हो सकता और वैसे भी काजी फैज साहब अपना फैसला रिवर्स कैसे करेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? अपना फैसला दिया वो फैसला रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जबकि अमल दरामद जो रिपोर्ट है वो मांगी जा सकती है। अब नजर सानी दरखास्तें वापस हो भी जाती हैं अगर जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल है तो फैसला तो रिवर्स नहीं होगा और वो अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जरूर मांगी जाएगी। आज ही ये जो है हो सकता है इस वक्त समाज जारी हो जिसमें जो है इस जो उस वक्त काजी फैज साहब ने फैसला दिया था उसमें यह था कि कैंट एरिया में डान की बंदिश थी, डान TV की, उसके अलावा डान अखबार जो है वो कैंट एरिया में नहीं चल रहा था। पैमरा और जो उस वक्त थे इश्तिहारात, पैमरा और इश्तिहारात के जरिए जो है मीडिया को मैनेज किया गया था। TLP कैसे बनाई गई, उसकी फंडिंग कैसे होती थी और एस्टेब्लिशमेंट का उसमें किरदार क्या था और उसमें जो है DGC के उस वक्त के मुआहदे पर कैसे दस्तखत किए गए और उन्होंने जो है उनका ऐनी किरदार जो था वो ये तो नहीं था कि वो सियासी मुआहदे करवाते फिरें, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था और उस वक्त करोड़ों का नुकसान हुआ था। TLP के खिलाफ ऑपरेशन हुआ फैजाबाद में, काफ़ी जानें गई। तो उस सब के अंदर जो है जब वो धरना ख़त्म हुआ तो उस वक्त के DG रेंजर जो पंजाब थे वो मुजाहिरीन को हज़ार रुपए भी दे रहे थे, जो कि वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। और उन्होंने ये सब किस कैपेसिटी में किया था ये सवाल उठाए थे काजी फैज साहब ने। अब इस सब के अंदर ये दावा सामने आ रहा है कि अगर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी जाती है तो जो साफ ज़ाहिर है कि इदारे से मांगी भी जाएगी कि आपने इस पर क्या अमल दरामद किया, तो इदारे ने कहा कि कार्रवाई मुकम्मल की हुई है। और असद तूर ने दावा किया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कागजी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की हुई है और इसमें यही बताया जाएगा कि इन 3 लोगों से हमने तहकीकात की थी। 3 लोग कौन थे उस वक्त? जनरल बाजवा थे, DG से DG ISI थे। तो लेकिन इनका कोई किरदार नहीं बताया, मतलब सामने आया। और सब के अंदर यह है कि
ये क्लियर पाए गए हैं और इन अफिसर को क्लियर कर दिया गया था। उन्होंने जो भी किया हुकूमत के कहने पर किया, यानी सारा मलबा हुकूमत पर गिराया जाएगा। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की थी। उस वक्त के वजीर कानून जो थे उनको उस वक्त इस्तीफा भी देना पड़ गया था इसी मामले की वजह से। अंसार अब्बासी साहब जो हैं ये ताकतवर को करीबी समझे जाते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने नवाज शरीफ का जो खुफिया नोट लीक करके जो नवाज शरीफ का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी है उसको जबरदस्त कर दिया है, जिसकी हमेशा के लिए इस वक्त जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी जो नवाज शरीफ का है उसका हमेशा के लिए तदफीन कर दी गई है। और उसका बाकायदा आप ये समझ लें कि आज कुल है, क्योंकि 3 दिन पहले ये खुफिया नोट लीक किया गया है तो आज उसकी कुलखानी है। तो अब ये है कि ये किसने करवाया ये भी वाज़ेह है, ये खुफिया नोट किसने लीक करवाया, क्योंकि ये किसके पास था ये भी वाज़ेह है। अब एस्टैब्लिशमेंट अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर रही है कि हमने तहकीकात कर ली थी और TLP जो है ये सियासी हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी उस वक्त मुआहदे के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उसमें गारंटर बने तो तब हम ट्रस्ट करेंगे। तो हुकूमत जो है उस वक्त हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कि ये मामला ख़त्म करवाएं। अब तोपों का रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ होने जा रहा है और अब जो है सारी आंखें जो है वो आज अदलिया पर हैं। और एक और दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट में कल दायर हुई है, एक शहरी की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ ऑफ फौज के आईनी किरदार का तयन किया जाए। ये सियासी मामला में क्यों दखल अंदाजी करती है, दीगर माशी मामला में क्यों करती है, तो ये दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। ये भी काजी फैसल साहब का इम्तिहान है कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो आज जो है बड़े अहम केस है, मतलब DC इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद के खिलाफ जो है ये तौहीन अदालत की दरखास्तें भी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरना केस भी आज ज़ेर समाअत है। देखते हैं क्या होता है। खुश रहे के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।